रेडिएंट, एल्फियम, आयरन फिश, कार्लसन और एलियो, ये 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो आपके ग्राफिक कार्ड से माइन होती है। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक ऐसा नया एसिक माइनर मार्केट में आया जो ये 5 क्रिप्टो करेंसीज एक साथ माइन कर सकता है। और सिर्फ ये 5 क्रिप्टो करेंसीज नहीं, साथ में कैस्पा भी। ठीक है, कैस्पा पहले ग्राफिक कार्ड से माइन होती थी, लेकिन अब उसके एसिक माइनर्स आ चुके हैं, तो वो सिर्फ एसिक माइनर्स ही डोमिनेट करता है। तो ये 5 क्रिप्टो करेंसीज प्लस कैस्पा और इन 6 क्रिप्टो करेंसीज को छोड़कर कुछ और क्रिप्टोज भी हैं जो वो पावरफुल एसिक माइनर माइन कर सकता है। मुझे पता है रिग्रेट किस चीज़ का है। जस्ट लास्ट वीक ही मैंने एक नई ग्राफिक कार्ड की रिग बनाई थी सिर्फ और सिर्फ एल्फियम के लिए, और 1 हफ्ता हो गया और मैं न्यूज़ का देख रहा हूँ कि ये एसिक माइनर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज माइन कर सकता है। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इसी एसिक माइनर का एनालिसिस करना कि एसिक माइनर है क्या, कौन कौन सी एल्गोरिथम से सपोर्ट करता है, कितनी इसकी हैश रेट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, सिर्फ एसिक माइनर्स के लिए नहीं, ये वीडियो ग्राफिक कार्ड माइनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ऐसा एसिक माइनर मार्केट में आया तो ये कैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो ताकि ये सारी डिटेल्स आप भी जान सको। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है फिनफार्म चैनल पे। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। ये एसिक माइनर अभी एल्फियम पे करीबन $24 का, ऑलमोस्ट $25 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आपका एल्फियम क्रिप्टो करेंसी पे, एंड जिसमें से आपका 20.68 ऑलमोस्ट $21 का प्रॉफिट है। मतलब एक दिन में करीबन 1700 से 1800 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिर्फ एक माइनर। तो ये माइनर है कौन सा, मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे एक्चुअली सबसे पहले पता चला, मैंने Web3 पोर्टल का एक मीडियम पे आर्टिकल देखा था जिसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स मेंशन थी, एंड इस माइनर का नाम था K10 एंड K11 माइनर। ठीक है, तो K10 एंड K11 माइनर पे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो इसमें सिर्फ 4 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड थी कि ये एलियो, एल्फियम, रेडिएंट एंड कैस्पा पे इतनी हैश रेट दे रहा है और इतनी पावर कंजम्पशन के साथ। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर इसको ZKP FPGA माइनर बोला गया है, नॉट एन एसिक माइनर। बट जो इसकी कंपनी है, जब मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेकर जाऊँगा तो ये इसको एसिक माइनर ही डिक्टेट कर रही है। ZKP का मतलब होता है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो ज़ीरो नॉलेज प्रूफ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है इस टाइम पे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी ZKP पे ही हो रही है। एंड FPGA, अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं हो, क्योंकि एसिक माइनर, ग्राफिक कार्ड और CPU माइनर्स ये 3 ही डोमिनेट करते हैं। FPGA माइनर्स क्या होते हैं कि वो बेसिकली एसिक माइनर और ग्राफिक कार्ड माइनर और CPU माइनिंग के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे नहीं होती, बट ये बहुत अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज माइन कर सकते हैं। K10 मॉडल, ठीक है, अभी वेबसाइट जो चला रही है दैट इज क्रिसमस आने वाला है, तो सांता SS K10 प्रोमो पैक। ठीक है, इस पे प्रोमो पैक पे नहीं जा रहा हूँ, बट जो कंपनी है इसको एज अ एसिक माइनर की तरह ही इसको दर्जा दे रही है, एंड इवन वाइप्रा टेक भी इसको एज अ एसिक माइनर ही लिख रही है। लाइक दिस एसिक इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू माइन कैस्पा कॉइन ऑन K#AVE एल्गोरिथम। ठीक है, और यहाँ पे K10 FPGA लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि FPGA या एसिक है। अगर आप मेरे से पूछोगे मैं इसे FPGA की ही कैटेगरी में डालूंगा। क्यों? इसका आंसर मैं आगे देने वाला हूँ आपको, क्योंकि जो आपको एक कैस्पा पे हैश रेट है दैट इज 30 गीगा हैशेस की दे रही है। 30 गीगा हैशेस, याद है हमने KS0 डिस्कस किया था। KS0 इतना शू बॉक्स जितना माइनर जो एक फ़ोन के चार्जर की भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। अगर आपने वो वीडियो देख रखे, नहीं देख रखी तो मैं ऊपर लिंक डाल देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है, अगर आपको उस माइनर के बारे में पता है, जस्ट एक शू बॉक्स जितना साइज वाला माइनर, वो आपको 100 और 200 गीगा हैशेस की हैश रेट दे रहा है कैस्पा पे, और ये 30 की दे रहा है वाइल कंज्यूमिंग 1700 वॉट। अरे भाई, वो तो फ़ोन के चार्जर की इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था। 1700 वॉट AC लगा दिए यहाँ पर तो आपने। एनीवेज, तो ठीक है, डेफिनेटली कैस्पा में इसकी एफिशिएंसी नहीं है और ना हम कैस्पा के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब ये माइनर लॉन्च हुआ, मैं इसको थोड़ा फॉलो कर रहा था। ये माइनर आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुआ है, एंड 1.5-2 महीने में इसकी जो सपोर्टेड कॉइन्स है वो एड ऑन होते चले गए। ये ओरिजिनली जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था रेडिएंट प्लस कैस्पा के लिए। रेडिएंट भी आपका ग्राफिक कार्ड माइनिंग साइड पे आ जाता है, तो रेडिएंट और कैस्पा के लिए माइन हुआ था। बट इसी की फर्मवेयर में अपग्रेड्स कर करके इसमें एलियो ऐड कर दिया गया, इसमें एल्फियम ऐड कर दिया गया,
इसमें रेडिएंट, आयरन फिश और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐड कर दी गई हैं। और जो लेटेस्ट इसमें ऐड ऑन हुआ है दैट इज कार्लसन। और कार्लसन अभी क्रिप्टो करेंसी रिलीज हुई थी सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड माइनिंग ऑपरेटेड बनना है, उसे एसिक माइनिंग में नहीं जाना। और उसके लिए FPGA माइनर्स ऑलरेडी तैयार हो गए। मतलब उन्होंने डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस करे होंगे अपने फर्मवेयर में एंड अब वो कार्लसन हैश मतलब कार्लसन क्रिप्टो करेंसी को भी माइन कर सकता है। तो इस माइनर की एक्चुअल कॉस्ट जो है दैट इज $6100। ठीक है, डेफिनेटली जब आप इसे इंडिया में अगर ऑर्डर करते हो आपको शिपिंग देनी पड़ेगी, आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये माइनर आपको करीबन 5.5 लाख से नीचे तो नहीं मिलने वाला अगर आप इसको वाइपरा टेक से ऑर्डर कर रहे हो। मैं फिर इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे भी चला गया। ओरिजिनल वेबसाइट सुपर स्केलर है। सुपर स्केलर जिसने इसको बनाया है एक्चुअल में SSK10 और SSK11। K11 अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है जितना K10 फेमस हो गया है। और इसकी एक्चुअल वेबसाइट पे अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे तो जैसे यहाँ पर आपको 6100 का मिल रहा है, यहाँ पे 7000 समथिंग कुछ का लिस्टेड है। बट मैंने इसका प्रोमो पैक खोल रखा है। प्रोमो पैक में आपको ऑलमोस्ट $3200 में 8 माइनर्स दे रहे हैं। तो एक बार जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पर माइनर आपकी कॉस्ट क्या आएगी कि $32,000 डिवाइडेड बाय 8, तो लगभग आपकी $4000 की इसमें कॉस्टिंग आ रही है। मतलब $4000। ठीक है, फिर आप कस्टम ड्यूटी दोगे, शिपिंग चार्जेस दोगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको अगर ये 4000 वाला रेट चाहिए तो आपको 8 माइनर्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें इसका यूज्ड हार्डवेयर का भी ऑप्शन है कि अगर आप यूज्ड वाला लेते हो तो आपको और सस्ता पड़ेगा। यूज्ड वाला ऑलरेडी आपको 4000 से कम ही मिल रहा है, दैट इज़ $3780 पे। और ये रहा कार्लसन कमिंग अप, जिसका नया फर्मवेयर अपग्रेड होगा, उसमें कार्लसन एल्गोरिदम को भी सपोर्ट करेगा। अभी तक करंट फर्मवेयर में नहीं आया बट आने वाले फर्मवेयर में करेगा ज़रूर। और अगर आप रिफर्बिश्ड का 20 पीस का पैक लोगे तो आपको और सस्ता पड़ने वाला है। तो 32,999 में आपको टोटल 20 पीसेस मिल रहे हैं। एक बार वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 33,000 डिवाइडेड बाय 20 पीसेस मतलब $1650 का सिर्फ एक माइनर, $1650 पर माइनर। ठीक है, बट हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं कि अगर हम बल्क में मंगवा रहे हैं तभी हमें ये रेट मिलेगा। लेकिन अगर हम सिंगल मंगवा रहे हैं तो हमें करीबन 5.5 लाख रुपए से नीचे तो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम बल्क में मंगवा रहे हैं तो शायद हमें एक माइनर की भी जो कॉस्टिंग है वो 2 लाख तक में मिल जाएगी। मतलब 50% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अभी के लिए तो मैं माइनर नहीं मंगवाने वाला हूँ। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो सुपर स्केलर है, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा फिशी हूँ। ठीक है, डेफिनेटली इसने माइनर रिलीज़ करा है बट ये एक नई कंपनी है जो मार्केट में, ये कोई पुरानी कंपनी नहीं है। इसने स्टार्टिंग ही इस माइनर्स के साथ करी है और ये रिफर्बिश जो पैक्स बेच भी रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन्होंने अभी माइनर्स लॉन्च करे तो इनके पास से पुराने माइनर्स कैसे आ गए। तो यहाँ पर ना जस्ट मुझे थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर वाला इशू आ रहा है और जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा भी डाइसी हो जाता है ना तो मैं वो चीज़ ऑर्डर नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न यही है, इट्स बेटर टू बी सेफ कि बाद में मुझे जाके रिग्रेट हो कि मैंने आर्यन ऑर्डर कर दिया, इतना बड़ा पैसा भी दे दिया और मेरे पास ऑर्डर आया नहीं, और अगर आ भी गया तो वो चीज़ वो नहीं है जो प्रॉमिस थी। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी इससे दूर रहने वाला हूँ कि जब तक अगर मार्केट में इसकी अडॉप्शन हो रही है तो ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं अभी इससे दूर हूँ। और उसके पीछे सिर्फ रीज़न ही यही है कि आप अपनी वेबसाइट पे रिफर्बिश्ड कैसे मार्केट कर सकते हो अगर आप सिर्फ 2 महीने पहले ये माइनर्स लेकर आए हो तो, है ना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो वो डाउट होता ही होता है। अब बात करते हैं मेन प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए हमें डेफिनेटली इसकी एक बार एल्गोरिदम्स पे हैश रेट चेक करनी पड़ेगी। तो रेडिएंट पे दे रहा है आपको 30.72, मैंने ऑलरेडी व्हाट टू माइन खोल रखा है 30.72, एंड आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है दैट इज 1673 वॉट्स। 1673 इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 0.09 मेरे लिए, आपके एरिया पर डिपेंड कर सकती है। तो ये एक दिन में आपको $12 का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, इतना तो मैं भी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इवन आप RTX 4090 के साथ भी इसे कंपेयर करोगे तो रेडिएंट पे वो आपको दिन के $12 तो नहीं दे सकता। ठीक है, एल्फियम अगर आप देख ही रहे हो, एल्फियम सेकंड नंबर पे है टॉप प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसीज में, एंड इसी वजह से मैंने जिस लास्ट वीक एल्फियम के लिए स्पेशली एक अलग रिग तैयार करी थी। एंड अगर हम इसमें रेडिएंट के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं तो रेडिएंट पे ये आपको $1 कमा के दे रहा है एज अ प्रॉफिट, एंड 1.6 का ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ओके,
तो रेडिएंट पे ये माइनर आपको कंपैरेटिवली 12 टाइम्स द प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग आपकी डबल आएगी, क्योंकि अगर आप नहीं डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ये ग्राफिक कार्ड लेते हो 4090 आप 1.5 लाख का लोगे, फिर आप CPU लोगे, मदरबोर्ड लोगे, रैम लोगे, पावर सप्लाई लोगे, तो आपकी जो कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख तक की बैठेगी। 2 से 2.5 लाख की आपकी कॉस्टिंग बैठ गई, और अगर आप ये माइनर लेकर आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी 5.5 लाख का पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक का फर्क आ गया, 2.5 गुना, 3 टाइम्स भी नहीं 2.5 गुना तक का फर्क आ गया है यहाँ पर। तो ठीक है, हमारे रेडिएंट में हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब इसकी सेकंड एल्गोरिदम क्या है उस पर चल लेते हैं। सेकंड एल्गोरिदम है आपकी कैस्पा। कैस्पा मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैस्पा का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, वो शू बॉक्स वाला माइनर इससे ज़्यादा की हैश रेट डिलीवर कर रहा है, 200 गीगा हैशेस की, वाइल कंज्यूमिंग जस्ट 100 वॉट्स। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो अनप्रॉफिटेबल होने वाली है, तो इसलिए हम कैस्पा को अवॉइड कर रहे हैं, सीधा आयरन फिश पे चलते हैं। आयरन फिश प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आयरन फिश प्रोजेक्ट को मैं उसके टेस्टनेट से फॉलो कर रहा हूँ, एंड उसके टेस्टनेट में भी यही था, मैं नाम भूल गया, किसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें ग्राफिक कार्ड माइनिंग में ही जाना है, इसलिए उन्होंने अपनी एल्गोरिदम बनाई थी। तो अब मैं आयरन फिश पे जाता हूँ, 448 गीगा हैशेस वाइल कंज्यूमिंग आपका 1940 वॉट्स। 1940 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी वापस से हमारी 0.09 हो जाएगी, और जनरली जो फीस चार्ज होती है वो 2% की एवरेज रहती है इंडस्ट्री में। तो ये भी जो है आपको $12 का प्रॉफिट दे रहा है पर डे, तो रेडिएंट के बराबर ही हो गया। 12.37 ये आपको दे रहा है 12.79, 40 सेंट्स का, मतलब 30 रुपये का फ़र्क हो गया। तो एक बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, 30 रुपये भी आपके लिए। एंड वही 4090 से कंपेयर करते हैं आयरन फिश को, तो आयरन फिश आपको दे रहा है एक दिन में $1.46, और दिन का रेवेन्यू इज $2.23। तो 1.46 आपका वही लगभग 120 से 130 रुपये के आसपास आ गया, और जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है ये 200 रुपये करके दे रहा है। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो आपको पूरे 200 रुपये पॉकेट में मिल रहे होते हैं, बट मुझे अगर मैं करता तो मुझे 1.46 ही मिलते। ठीक है, तो आयरन फिश और रेडिएंट की जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी एल्फियम की प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है। एल्फियम की प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट इज $20, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, $20 पे। बस एक कैलकुलेशन रह गई कि एलियो पे 24,000 से ज़्यादा की हैश रेट दे रहा है वाइल कंज्यूमिंग 1200 वॉट्स, लेकिन ये मैं कैलकुलेट नहीं करा, जैसे मैंने कैस्पा नहीं करी थी। एलियो क्योंकि अब एक डेड प्रोजेक्ट है, 2021 में बुल रन के टाइम पे लॉन्च हो गया था, लेकिन उसके बाद से कोई एक्टिव डेवलपमेंट्स नहीं हुई है। तो जहाँ पे कोई एक्टिव डेवलपमेंट्स नहीं है तो उसको माइन करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसका फ्यूचर ही डाइसी हो जाता है। तो इसलिए हम एलियो नहीं माइन कर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं एलियो का और कैस्पा का, क्योंकि कैस्पा से ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपका KS0 ही दे रहा है। एल्फियम, रेडिएंट एंड हमारा आयरन फिश, इन तीनों में जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है आपके ग्राफिक कार्ड से बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जब उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कार्लसन हैश के लिए भी अभी आने वाला है, कार्लसन की भी इसमें आने वाली है। और कार्लसन ठीक है अभी व्हाट टू माइन पर दिख नहीं रहा था, बट कार्लसन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसीज थी एक महीने के लिए, लास्ट एक महीने के लिए। तो कार्लसन के लिए भी आने वाला है। तो अब आप अगर एक ग्राफिक कार्ड माइनर हो तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती है वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुड न्यूज़ पहले दे देता हूँ कि अगर मैं रेडिएंट, एल्फियम और आयरन फिश इन तीनों की बात करूँ एंड इवन अपकमिंग कार्लसन की भी, ये चारों क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव ही इसी के साथ बनी है कि हमें ग्राफिक कार्ड माइनिंग को सपोर्ट करना है। तो आई एम रियली होपिंग कि इस जगह पर आपका एक एल्गो स्विच हो सकता है। वैसे FPGA माइनर से इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं होती जितनी ASIC माइनर से होती है। क्यों? ASIC माइनर्स आपको बहुत तगड़ी एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, बट FPGA माइनर्स आपको इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, उनको एक एडवांटेज मिल जाती है ज़रूर ग्राफिक कार्ड से, बट अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं हो, FPGA माइनर्स बैक इन आपके 2018 भी आए थे, 22 में भी आए थे। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप माइन करते जा रहे हो आपके ग्राफिक कार्ड ना हमेशा ओवररन कर देते हैं FPGA माइनर्स को। शॉर्ट टर्म के लिए FPGA बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे ये है FPGA की। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनीज मार्केट में आई हैं सबकी सब एक आधी को छोड़ के बंद पड़ी है। जैसे अभी सुपर स्केलर नहीं आई है और मुझे यहीं पे इसके थोड़ा सा डाउट हो गया है। ठीक है,
तो अगर ये कंपनी भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाती तो जो इसके FPGA माइनर्स हैं उसकी भी पावर वर्थलेस हो जाएगी, क्योंकि उनका फर्मवेयर अपग्रेड नहीं हो सकता। ग्राफिक कार्ड CPU माइनिंग कर रहे हो, आपका माइनर नहीं चला, आपको कोई और माइनर मिल जाएगा यार। गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल है, लॉल माइनर मिल जाएगा, SRB माइनर मिल जाएगा, या कोई और मिल जाएगा। इतने सारे माइनर्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट FPGA में सारा के सारा डेवलपमेंट पार्ट आपकी डेवलपिंग टीम से आता है, जो आपके लिए फर्मवेयर्स तैयार करती है। तो अगर वो फर्मवेयर्स ही नहीं है तो वो यूजलेस होते जाते हैं। क्यों? जब आपकी ब्लॉकचेन हल्का सा भी अपग्रेडेशन लेती है तो आपके फर्मवेयर को भी अपग्रेड होना पड़ता है। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब क्या इस माइनर से डरना चाहिए कि एक नया FPGA मार्केट में आ गया है तो एज अ ग्राफिक कार्ड माइनर हमें डर के रहना चाहिए, FPGA माइनर लेना चाहिए? मैं अपनी बात करूं तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन ग्राफिक कार्ड माइनिंग। क्यों यार? एक नई कंपनी FPGA माइनर लेकर आई है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही अपने रिफर्बिश मॉडल्स भी बेच रही है, तो मुझे उस माइनर से डर नहीं लग रहा। ठीक है, डेफिनेटली माइनर तो एक्चुअल में आया, क्योंकि वाइपरा टेक जैसे एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्रीज में कंपनीज है वो इसको सेल आउट कर रही है, तो माइनर तो एक्चुअल में आया, क्योंकि वाइपरा टेक आपको फेक मॉडल नहीं बेचेगा। तो माइनर एक्चुअल में आया, बट मैं इस FPGA माइनर से नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट भी देखा है। पास्ट में जितनी भी FPGA माइनर्स लेके कंपनीज आई है इवेंचुअली वो बंद ही पड़ी है, 1-2 ने ही सर्वाइव करा है। तो उस हिसाब से एज अ ग्राफिक कार्ड माइनर या एज अ CPU माइनर या एज अ ASIC माइनर डरने की कोई ज़रूरत यहाँ पर दिख नहीं रही। और मैं अभी तो इस माइनर को लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और FinFarmers, अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुका तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।